वेलकम बैक ऑन एसएससी जीएलडी नाइट्स में एजेंट सर एंड जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जो एक का रिव्यू लेकर के आया हूँ दो अलग अलग एसआईबीज के लिए। एक तो दिल्ली एसआईबी है और एक जो अपनी एसआईबी है वो है पंजाब। सो दिल्ली पंजाब के लिए मैं रिव्यू लेकर के आया हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रियल इंटरव्यू के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पूछे गए वो सारे। मान लो कहीं रिपीट हो तो किसी को मदद मिल जाएगी। मॉडल आंसर सुन के क्या हो सकते हैं, मतलब आप आंसर दे जा सकते थे उस पे बात। और पैनल पैनल का एनालिसिस क्या, उसमें ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एआई इज रिप्लेसिंग जॉब, आपको क्यों लगता है, क्यों ऐसा कह रहे हैं लोग कि एआई जो है वो जॉब को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, उस बच्चे से पूछा गया कि आपका ओपिनियन क्या है इस पर बताइए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आप जवाब दे सकते हो, वो यहाँ पर मैंने लिखा है एआई टू रिप्लेस रिपीटेटिव टास्क बट आल्सो क्रिएट न्यू जॉब्स। सर अगर मेरा ओपिनियन की, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करें तो हाँ, एआई जॉब को रिप्लेस तो कर रहा है, करता भी है, लेकिन बहुत सारे नए जॉब क्रिएट भी करता है। ठीक है, इंडिया शुड फोकस ऑन रीस्किलिंग, भाई स्किल्स को रीस्किल करिए, उसको ठीक करिए। एआई में एजुकेशन भी, ठीक है, हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, इनोवेशन पे काम करिए एंड ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एआई अकेले तो नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए और उसके अगर ट्रेनिंग आप लेंगे तो आपको काम मिलेगा। द चैलेंज इज एडेप्टेशन नॉट एआई इटसेल्फ। एआई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अडाप्ट करना वो एक चैलेंज है और उसके लिए लोगों को सीखना पड़ेगा। ओके, तो एक तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इज इंडिया बिहाइंड इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में अगर हम देखेंगे तो इंडिया इतना पीछे क्यों है रोबोटिक्स में, तो आप इस पर क्या आंसर दे सकते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली में। तो लोअर आर&डी हमारा है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा लो स्पेंडिंग है, पैसा हम उस पर कम खर्च करते हैं। ठीक है, स्किल पे गैप्स दिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मतलब आप देख ही रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के आप अपने पास नहीं, बहुत सारी चीजों की एंड डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स हैव स्लोड ग्रोथ। तो डिपेंडेंस ऑन, मतलब हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करेंगे तो हम खुद से को बना नहीं पा रहे, जब बना नहीं पा रहे तो रोबोट कहाँ से बना पाएंगे। अगर रोबोट खरीदेंगे बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा और फिर उसका रख रखाव वहां से आदमी लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कैसे काम करेगा, फंक्शन कैसे करेगा। जब बना ही नहीं पा रहे तो जान कैसे पाएंगे। सो दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। तो इंडिया इसलिए पीछे है क्योंकि भाई हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेंडिंग कम है, स्किल गैप, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टेंट्स है, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ये सारे भी प्रॉब्लम्स हैं। इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड सेमीकंडक्टर मिशन कैन स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम। हाँ, ये फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है, ये फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है, इसे एमक्यू बोलूंगा, फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है। ये तो आपने जवाब दे दिया कि क्यों लैग कर रहा है, क्यों पीछे है, ये आपने जवाब दे दिया। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे सिचुएशन को, उसके लिए फॉलो अप में आप ये आंसर दे सकते हैं। ठीक, अगली बात अगर कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कॉलेज एंड करस्पॉन्डेंस। ये दिल्ली वालों से पूछा जा सकता है, अभी एक बच्चे से पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डेंस से करने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। सो रेगुलर एजुकेशन और करस्पॉन्डेंस का डिफरेंस बता देंगे। सर रेगुलर एजुकेशन में क्लासरूम लर्निंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टीचर्स, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक एक्टिविटीज, वो सारी चीजें आप देखने को पाते हैं रेगुलर। जबकि आप करस्पॉन्डेंस की अगर बात करते हैं सर, तो इस केस में क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एंड अलाउज स्टूडेंट टू स्टडी रिमोटली while managing other responsibilities। जैसे कोई अपना, किसी के घर में कोई फाइनेंशियल इशू चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपना करस्पॉन्डेंस से एडमिशन ले लिया और अपनी कहीं पे वो काम भी कर रहे हैं, साथ के साथ स्टडी करके अपना एग्जाम करके पास कर लेते हैं। बोथ कैन प्रोवाइड, अब वो पूछ सकते हैं कि दोनों का फायदा क्या नुकसान क्या है, तो उसमें आप बता सकते हो बोथ कैन प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन बट रेगुलर एजुकेशन जनरली ऑफर्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लासरूम डिस्कशन एंड कैंपस एक्सपोजर। ये थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, ठीक, नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं मिलता। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बच्चे से, एक कैंडिडेट से, जो फीमेल कैंडिडेट थी, उनसे पूछा गया था कि सबरीमाला, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वुमेन को वहां पर एंट्री नहीं है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इक्वालिटी का क्या पॉइंट। तो इक्वालिटी वर्सेस ट्रेडिशन की बात करें, सबरीमाला उसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर बोथ है, आप बोलेंगे बोथ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट, हमारे लिए दोनों ही जरूरी है।
हम इग्नोर करके चीजों को नहीं चल सकते ना। हाँ, सेंसिटिव इशू है, शुड बी एड्रेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। जुडिशियल गाइडेंस इन सोशल डायलॉग व्हाइल मेंटेनिंग हार्मनी। तो ये मतलब मेल जोल बना करके बाकी वुमेन को वहां पर एंट्री नहीं दी जा रही। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सर देखिए इतिहास भी गवाह है कि पिछले कई सालों में या पिछले काफी टाइम में हमने देखा है कि women को बहुत ज्यादा हमने देखा है, प्रीवियस टाइम में भी प्रताड़ित करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, वुमेन की इज्जत नहीं करते। ये सब बहुत नेगेटिव आंसर हो जाएगा। आपको वो नहीं बोलना, आपको बोलना हाँ वहाँ पर ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ ट्रेडिशन है, तो ट्रेडिशन को वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। बाकी हाँ, अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी और रिलीजियस ट्रेडिशन दोनों को साथ लेकर के हमें चलना पड़ेगा। और बाकी उस बात को हम कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी इसके वैल्यूज है उसके थ्रू हम रख सकते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था। Should women give should be given menstrual leave? क्या उनको दिया जाना चाहिए? If yes, what would be the negative consequences? मतलब इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी खतरनाक मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिए गए इसके। तो अब देखो, बात करें मेंस्ट्रुअल लीव कैन सपोर्ट वुमेन्स हेल्थ। पहली बात तो वुमेन के हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है, उनके देख रेख में हाल चाल बढ़िया रहेगा उनका, मतलब उनकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मतलब वो मैनेज कर पाएंगे उस चीज को वेल बीइंग एंड वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी। ठीक है, और स्पेशली फॉर दोज एक्सपीरियंसिंग सीवियर डिस्कम्फर्ट, जिनको ज्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है उस केस में बहुत हेल्प मिलेगी। हाउएवर देयर कैन बी सम चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस वहां पर आ सकते हैं। क्या? एम्प्लॉयर्स मे डेवलप बायसेस ड्यूरिंग हायरिंग। अब हो सकता है कि वुमेन को ज्यादा लोग हायर ना करें, उनको यही बोल देंगे भाई इनको तो छुट्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, महीने में 2-3 दिन की पता चले छुट्टी देनी पड़ जाएगी, तो हमारा नुकसान होगा। ये सोच के जो एम्प्लॉयर्स का जो हायरिंग है उसमें मेन को ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर वुमेन, ये दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, अज्यूमिंग वुमेन विल टेक एडिशनल लीव, ये सोच करके कि हाँ वुमेन तो ज्यादा छुट्टी ले लेंगे ऐसे। It could also create administrative difficulties if not implemented properly। और भाई कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आएगी अगर इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। एंड देयरफॉर हम एक बात कह सकते हैं, एनी सच पॉलिसी शुड बैलेंस एम्प्लॉय वेलफेयर विद वर्कप्लेस एफिशिएंसी एंड एंश्योर दैट इट डज नॉट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो आपको पूछेंगे कि इसका मतलब फाइनली सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई आइडिया तो बताइए। तब ये लाइन आपको बोलना है, ये फॉलो अप है, दिस इज फॉलो अप लाइन, ठीक। अदरवाइज ये दो लाइन है जो बताएंगे कि हाँ इस तरीके से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इसके पड़ सकते हैं, ठीक है। अगला, आनंदपुर साहिब का सिग्निफिकेंस क्या है, ये पंजाब का क्वेश्चन है, ठीक है। पंजाब से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैसे ये क्वेश्चन कि आनंदपुर साहिब का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आनंदपुर साहिब इज द मेजर पिलग्रिमेज, ठीक है, सेंटर एंड द बर्थ प्लेस ऑफ द खालसा पंथ एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है, इन 1699। तो ये हम उसका सिग्निफिकेंस ये बता सकते हैं, ठीक है। एडिशनली अगर आपको कुछ और पता उसके बारे में तो आप उसको बता सकते हैं कि जब वो पूछें कि और कुछ आपको मालूम है उसमें ऐड कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सेपरेशन जो है उसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो सेपरेशन में इंप्रूव अवश्य होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये पूछा गया था। तो सेपरेशन में इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट आल्सो इन्वॉल्व्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड ट्रांजिशन चैलेंजेस, ये सारे दिक्कतें हो सकती हैं। एनी डिसीजन शुड बी बैलेंस एफिशिएंसी विद प्रैक्टिकल, ये तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेना कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सेपरेशन क्या है, कब हुआ, क्या होगा, ठीक। बाकी सस्पिशियस लेवल की एक्टिविटी, मतलब पूछा गया था क्वेश्चन ये भी कि अगर मान लो आपका पड़ोसी है, ठीक है, एंड वो क्या कर रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी को शो कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा, हाउ वुड यू गेट टू नो। और अगर आपको पता चल गया तो आपके स्टेप्स क्या होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पता कैसे चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल होता है बता पाना कि पता कैसे चलेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर भी हम रहेंगे आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर अब सबको सबकी निगाह से देख नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर थोड़ी सी भी सस्पिशियस एक्टिविटी मुझे नजर आती है आसपास में, अपने जहाँ रहूँगा वहाँ सर्विलांस जरूर रखूंगा, या जो भी हमारे आसपास लोग रहेंगे उन पर पूरा भरोसा नहीं करूंगा, ठीक है, और उन्हें देखूंगा। तो अगर कोई भी मैं ऑब्जर्व करूंगा केयरफुली, और अगर मुझे लगता है तो मैं डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं करूंगा कि डायरेक्टली जाके भिड़ जाऊं, फैक्ट्स को वेरीफाई कर लेंगे एक बार, और फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद रिस्पांसिबली एंड इन्फॉर्म अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, जो भी है उनको बताएंगे, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है, यानी कि सीधा अपने सीनियर को। हर बात पे तो कुछ लोग एसआरटी में सीनियर को ही फोन लगा देते हैं,
मान लो कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी जिसमें पुलिस की जरूरत है, सीनियर को फोन करके क्या करोगे? पुलिस को फोन कर। नेवर टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स, मतलब आप कभी भी अपने हाथ में कानून को नहीं लेके गिलाव पढ़ के मार। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद दिल्ली वाला बच्चे से पूछा गया था कि नेशनलिज्म और टेररिज्म में फर्क क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कितनी बार पढ़ा चुके हैं, सर भी पढ़ा चुके हैं, इंटरव्यू में भी बच्चों से पूछा है। नेशनलिज्म इज प्राइमरली एन आइडियोलॉजी ड्रिवन इंसर्जेंसी linked to Maoist beliefs, while terrorism uses violence and fear to achieve political, religious or ideological objectives। तो अगर पूछे कि दोनों में सीरियस कौन सा है, तो मुझे दोनों ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी सीरियस है, काफी खतरनाक हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस ब्लॉक, देखो भाई ये पूछा गया था, ये अभी 3 दिन पहले ही पढ़ा है, 3 days बिफोर आई टॉट, 3 दिन पहले ही पढ़ा है, और ये कल पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले भी आकाश सर आपको पढ़ा चुके हैं 2 महीने पहले ही, ये बात 2 महीने पहले ये बात पढ़ा चुके हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया गया कि अगर बंद हो जाए तो इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली बात कि ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, शार्पली इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, इफेक्टिव एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक में जो है वो प्राइस में क्या हो जाएगा, उछाल आएगा। इंडिया वुड नीड टू डाइवर्सिफाई सप्लाईज, जो भी सप्लाईज उनको डाइवर्सिफाई कर। अब ये तो सॉल्यूशन, मतलब अगर सॉल्यूशन पूछेंगे ये लाइन आपको तब बोलेंगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम, ठीक। अगला, अब इससे रिलेटेड ये भी पूछ सकते हैं कि इसके लिए मोदी जी कहाँ पे यात्रा करने गए, तो भाई यूएई गए इसके लिए, ताकि जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको हम इंडिया में रखें, क्योंकि ऑयल को जरूरत पड़ने पर यूज करते हैं, तो इस तरीके से। ये भी पूछा गया था कि ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट वॉर क्यों शुरू हुआ, व्हाई दिस कोलैबोरेटिव, ठीक है, व्हाई दिस कोलैबोरेटिव, ये आपको पता होगा। द कॉन्फ्लिक्ट स्टेम्स फ्रॉम रीजनल राइवलरीज, एक तो रीजनल राइवलरी भी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है कि अगर ईरान ने एटम बम मार दिया तो डराता रहेगा, मार देगा तो क्या ही कर लेंगे, ऐसा भी। प्रॉक्सी के कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इंडिया का क्या उसमें है, तो इंडिया एडवोकेट्स डायलॉग पीस एंड स्टेबिलिटी, हमारा ये राइट। तो पूछ सकते हैं कि सही है कि गलत है, बोलो सर लड़ाई के लिए कभी भी एक दूसरे का साथ दे करके लड़ाई को बढ़ावा देना ठीक नहीं है, इंडिया का स्टैंड हमें ज्यादा नहीं है। पाक इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना है, क्वेश्चन 50 बार आप भी पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा, और वो वहां पर पूछा गया बच्चे ने बताया। अमृतसर ये पंजाब का क्वेश्चन था, ठीक है, पंजाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृतसर के चैलेंजेस क्या, तो बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न है पहली बात, क्राउड मैनेजमेंट, tourism pressure, traffic, environmental stress and infrastructure demands are key challenges। ठीक है, बाकी पंजाब में ड्रग्स का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तो पंजाब में जो ड्रग है वो इतना ज्यादा क्यों फैला हुआ है ड्रग्स, और उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप काम कर लेना। नेक्स्ट क्या है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान देना, पंजाब में जो टेस्ट चल रहे हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू प्लस वो ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो पंजाब वाले थोड़ा तैयार होकर जाएंगे, इस चीज के लिए बता दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 नंबर का उनका इंटरव्यू हो रहा है और 10 नंबर का ट्रांसलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ दोनों ही काम करवा रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, फिर वो न्यूज़पेपर देख रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए, पंजाबी से इंग्लिश, इंग्लिश से पंजाबी से। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप ट्रांसलेट करके ठीक से बता पाए तो आपको 10 में से ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, बाकी 40 में से स्कोर करना फायदेमंद रहेगा। हालांकि ऐसा कहीं कभी मेंशन नहीं था, इससे पहले एग्जाम्स में मेंशन थे 40+10 का कंसेप्ट, लेकिन इस बार मेंशन नहीं था और कई जगह पर वो भी नहीं था, बट पंजाब में हुआ है तो पंजाबी भाई ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन राउंड में क्या है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग को फोकस करना, भाई जैसे हमने टियर 2 में ट्रांसलेशन सीखा है उसके हिसाब से आपको समझा के बता देना है। मेंटेन कॉन्फिडेंस, ज्यादा नहीं कि जिससे पढ़ दिया और आप घबरा गए अब क्या करें, पढ़ के ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट आइडियाज क्लियरली, अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड, भाई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बचना, जैसे टियर 2 में हमने किया भी है, वो चीजें नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी पैटर्न क्या रहा, देखो भाई करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिचुएशनल बेस्ड एसआरटी के 3 क्वेश्चन पूछे गए एक ही कैंडिडेट से पंजाब में, ये ध्यान देना। तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक पैटर्न सबके साथ फॉलो किया जाएगा, अलग अलग पैटर्न, किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं। अब सोचो एसआरटी के 3 क्वेश्चन एक ही बच्चे से पूछ के, अगर उसने तीनों के सही जवाब दिए, देखो एक पूछा सही जवाब दिया होगा तभी दूसरा पूछा, फिर तीसरा भी पूछ लिया, तो आप समझ लो। ट्रांसलेशन के स्किल चेक कर रहे हैं, पंजाब और सिख की हिस्ट्री भी पूछी,
ठीक है। बाकी आईवी क्या है तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको तैयारी कर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेपर अपना देके आना है। क्या एक मूल मंत्र रहता है वो मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन कहीं पर पूछ रहे हैं, कहीं पर इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे हैं। जहाँ पर नहीं पूछ रहे वहां पर चढ़ जा रहा है, ओ माय गॉड हमारे साथ ये क्यों हुआ। आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि आईवी का कोई पैटर्न नहीं है। आईवी का एक पैटर्न है कि आईवी का कोई पैटर्न नहीं। सलमान खान क्या कहता है कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। तो ऐसे ही इनका है कि इंट्रोडक्शन कहीं पर पूछ रहे हैं, कहीं पर नहीं पूछ रहे हैं। तो आईवी का एक पैटर्न है कि आईवी का कोई पैटर्न नहीं है, सीधा वो क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब है कि वो आपके इंट्रोडक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करने का जवाब होता है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, देन क्वेश्चंस पूछ के जा रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कहीं कहीं पर सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए गए। ये तो तैयार करते रहो, शुरुआत से ही बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट पर फोकस करो, सब्जेक्ट पर फोकस करो, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने काम की बात आपको बता दी है। बाकी वहां जा करके आपको क्या करना है, काम रहना। सबसे ज्यादा कोशिश करो कि बहुत ज्यादा घबराओ मत भाई, जितना शांत रहोगे उतने अच्छे से। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया, आप उससे पहले ठीक से समझ लो क्वेश्चन, क्या करो भाई, कॉम्प्रिहेंड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंड करना। क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करो, देन आपको क्या करना, उसका आंसर कर ही करना है। और अगर वो हंसते हैं, इफ दे लाफ, इफ दे लाफ, तो आपको ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अगर वो हंसते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको वहां पर और ज्यादा बनाना है कि हंस रहे होंगे मुझे क्या करना, उससे क्वेश्चन पूछो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।